ओके, डायूरेटिक्स 3। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स इस कैटेगरी के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। और मेरा इंटेंशन फार्माकोलॉजी डिस्कस करना नहीं है, फिजियोलॉजिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द एक्शंस ऑफ डायूरेटिक्स ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे डीसीटी, वहां के ट्रांसपोर्टर्स और फिर एक्शन ऑफ थायाजाइड्स ऑन दोस ट्रांसपोर्टर्स और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो लेट अस रिकॉल कि डायूरेटिक्स में बहुत सारी कैटेगरीज है जिनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। डिफरेंट डायूरेटिक्स एक्ट। पीसीटी में 67% ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड इज रीएब्सॉर्ब्ड, और यहां पे वो रीएब्सॉर्प्शन ब्लॉक करने के लिए फिलहाल कोई डायूरेटिक अवेलेबल नहीं है। फिर बचे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां से 25% ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड इज रीएब्सॉर्ब्ड। काफी बड़ी अमाउंट है, ऑलमोस्ट 1/4। और डीसीटी में जिसकी बात अब हम करने वाले हैं वहां से अबाउट 5 to 10% ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड इज रीएब्सॉर्ब्ड। और यह बात समझने लायक है कि जितना ज्यादा सोडियम क्लोराइड किसी सेगमेंट से रीएब्सॉर्ब हो रहा है तो डायूरेटिक एक्टिंग इन दैट सेगमेंट विल हैव दैट मच हायर एफिकेसी, क्योंकि वो मैक्सिमली उतने सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब उतना सोडियम आगे आगे जाएगा और उतना सोडियम ज्यादा एक्सक्रीट होगा इनटू द यूरिन, और उस वजह से उतना वाटर भी लॉस होगा इनटू द यूरिन। तो डायूरेटिक एक्शन जो है वो उतनी ज्यादा एफिकेशियस होगी। एंड इन दैट सेंस हमने देखा कि लूप डायूरेटिक्स जो है उनका सीलिंग हाई है, यानी आप जितना डोज बढ़ाते जाओ उतना वो ज्यादा एनकेसीसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते जा सकते हैं, क्योंकि उस थिक असेंडिंग लिम्ब की कैपेसिटी है सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन की वो ज्यादा है, वहां पे ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स है कंपेयर टू दैट। अब आते हैं डीसीटी की तरफ। डीसीटी में अबाउट 5 to 10% ऑफ द सोडियम क्लोराइड, फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड इज रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द डीसीटी। तो चलिए पहले देखते हैं रीएब्सॉर्प्शन कैसे होता है, क्या क्या इवेंट्स है, और फिर देखेंगे थायाजाइड्स कैसे एक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया अपना एक सेगमेंट ऑफ द डीसीटी। यहां पे अपाइकल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर है एनसीसी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये एक सोडियम और एक क्लोराइड, इस रेशियो में सोडियम और क्लोराइड को बाइंड करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल ट्रांसपोर्टर है। तो सोडियम और क्लोराइड फ्रॉम द ल्यूमेन दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल विच इज लाइनिंग द ट्यूब्यूल। ऑन द अदर साइड, मतलब बेसोलैटरल साइड पे कॉमन फीचर है, सब जगह पे एक ही है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये कॉमन है सब जगह, सब पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में। तो सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या, वो सोडियम जो अंदर आया है उसको अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना, और फाइनली ये सोडियम ब्लड में चला जाएगा। दैट इज हाउ सोडियम इज रीएब्सॉर्ब्ड। क्लोराइड जो अंदर आया है उसके लिए अपना अलग ट्रांसपोर्टर है, उसके जरिए क्लोराइड भी फ्रॉम द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन इट विल एंटर द ब्लड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन। व्हाट अबाउट द कैल्शियम? आपको याद होगा मैंने एक सेंटेंस कहा था लूप डायूरेटिक्स में कि वहां पे पोटेशियम रिसाइकलिंग होती है लूप इन द थिक असेंडिंग लिम्ब। पोटेशियम जो वापस ल्यूमेन में चला आता है, बैक डिफ्यूजन, और उसकी वजह से एक ल्यूमेन पॉजिटिव पोटेंशियल होता है इन द थिक असेंडिंग लिम्ब। अब इस ल्यूमेन पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्जेस मोर ऑन द आउटसाइड, और उसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे डाइवेलेंट कैटायंस आर रीएब्सॉर्ब्ड इन अ पैरासेल्युलर मैनर इन दी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आपको याद होगा, आई वुड सजेस्ट यू टू रिफर टू दैट वीडियो वंस अगेन ऑन द लूप डायूरेटिक्स। फिर मैंने ये भी बताया था कि
वहां पे अगर आप लूप डायूरेटिक्स देते हो, लूप डायूरेटिक्स वहां पे एक्ट करते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब में, तो दे विल प्रिवेंट द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसका रिजल्ट ये हो सकता था कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कुड हैव बीन लॉस्ट इनटू द यूरिन। लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम इज एक्सेसिवली लॉस्ट इनटू द यूरिन बाय द एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स, बिकॉज भले कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन लूप ऑफ एनले में रोक दिया उन्होंने, लेकिन आगे चल के यानी डीसीटी में, यानी यहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पे से कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन हो सकता है। अगर वो लूप डायूरेटिक्स की वजह से वहां रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ तो यहां कैल्शियम रीएब्सॉर्ब जरूर हो सकता है। कैसे? तो यहां पे अपाइकल मेम्ब्रेन में है कैल्शियम चैनल, जिसके जरिए जो ट्यूबुलर फ्लूइड्स का कैल्शियम है, ल्यूमेन का कैल्शियम, वो एंटर करेगा सेल में। और दूसरी तरफ, हाँ अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, दूसरी तरफ है NCX, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। याद है ये कहां है? और मायोकार्डियल सेल में। और ये क्या करता है? ये सोडियम को अंदर लाता है सेल में और कैल्शियम को सेल के बाहर ड्राइव आउट कर देता है। तो यहां पर भी ये सेम करेगा। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है वो ब्लड से सोडियम को सेल के अंदर लाएगा और कैल्शियम को सेल के अंदर से बाहर निकाल के ब्लड में भेज देगा। तो कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन इन द DCT इज ट्रांससेल्युलर across the cell and not paracellular. Point number 1. And let's have a look at these points. There is no potassium recycling in the DCT, so there is no lumen positive potential over here. Therefore calcium and magnesium are not driven out by electrochemical gradient in this segment. जैसा लूप ऑफ एनले में होता था वैसा यहां नहीं होगा, लेकिन calcium can be reabsorbed by transcellular mechanism which we saw just now. और यहां पे रोल ऑफ PTH इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है PTH जो है इट इंक्रीजेस द प्लाज्मा कैल्शियम। एक एक्शन उसका बोन पे है, दूसरा एक्शन यहां पे है। यहां पे PTH का रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो PTH विल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड दैट विल इंक्रीज द कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन। ये जो कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है नॉर्मली, उसका रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाने का काम करेगा PTH, और उसके एवज में फॉस्फेट्यूरिया करेगा। फॉस्फेट विल बी लॉस्ट इनटू द यूरिन। लेकिन गौर करने की बात क्या है? कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन यहां होता है एंड दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, तो जहां तक कंपैरिजन की बात है, लूप डायूरेटिक्स दे decrease the calcium reabsorption in the thick ascending limb. Thiazide diuretics they increase the calcium reabsorption. कैसे? अभी पता चलता है। Very important differentiating feature. So अभी तक हमने फिजियोलॉजी देखी। Now we will see the physiologic basis of pharmacology of thiazides. They inhibit sodium chloride reabsorption from the DCT. ये अब हम कई बार कह चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन प्रिवेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सोडियम एंड क्लोराइड डिस्टल नेफ्रॉन में चले जाते हैं। कुछ सोडियम लॉस होता है इन द यूरिन और उसके पीछे पीछे वाटर ऑल्सो लॉस्ट। दैट इज हाउ डायूरेटिक्स इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। अच्छा, सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ये सिर्फ एक फैक्चुअली इंफॉर्मेशन देने के लिए कि सम मेंबर्स ऑफ थायराइड ग्रुप दे पोजेस कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन। जस्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये थायराइड्स पहुंचते कैसे हैं अपने साइट ऑफ एक्शन तक? पहुंचते कैसे हैं? आपको ये तो पता है कि बाकी सारे ड्रग्स, जितने भी बाकी दूसरे ड्रग्स, डायूरेटिक्स की बात नहीं कर रहा, बाकी सारे ड्रग्स जब आप देते हो तो वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं। लूप डायूरेटिक्स और थायाजाइड डायूरेटिक्स, इनका थोड़ा सा अलग मामला है। कैसे पहुंचते हैं ये? हमने लूप डायूरेटिक्स के मामले में भी देखा था कि PCT का जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल सेगमेंट, S2 सेगमेंट, वहां पे ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटरी सिस्टम्स है और ये सिक्रीटरी सिस्टम्स
यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ये कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है इनटू द पीसीटी। यूरिक एसिड, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स मतलब लूप डायूरेटिक्स भी, थायराइड डायूरेटिक्स भी, NSAIDs, एंटीबायोटिक्स, तो इन्हें सिक्रीट किया जाता है यहाँ पे। तो हमारा ये जो डायूरेटिक है थायराइड डायूरेटिक, ये भी इस कैरियर के जरिए यहाँ सिक्रीट होगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ पीसीटी, और फिर ट्यूबुलर फ्लूइड के फ्लो के जरिए वो आगे आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा इन द डीसीटी। और इसका फायदा क्या, क्योंकि डीसीटी में वो जो ट्रांसपोर्टर है एनसीसी ट्रांसपोर्टर, वो अपाइकल मेम्ब्रेन में है। अपाइकल मेम्ब्रेन मतलब जो ल्यूमेन को फेस करने वाली मेम्ब्रेन है। तो ये आया ल्यूमेन से हमारा डायूरेटिक, और जाके वो बाइंड करेगा उस एनसीसी ट्रांसपोर्टर को, वो जो ल्यूमेन को फेस करने वाली मेम्ब्रेन में बसा हुआ है। सो इट बिकम्स बेनिफिशियल, इस तरीके से वो बाइंड कर सकता है। लेकिन एक और बात आपको यहां नोट करनी होगी कि चाहे वो लूप डायूरेटिक हो चाहे थायराइड डायूरेटिक हो, ये लोग इन ट्रांसपोर्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिक्रीशन के लिए इन द पीसीटी। तो होगा क्या, अगर आप कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, जैसे थायराइड डायूरेटिक और NSAID, इनको साथ साथ दोगे, तो थायराइड की एक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों सेम कैरियर सिस्टम को कॉम्पीट कर रहे हैं ना। तो थायराइड की बाइंडिंग कम हो जाएगी, तो उसकी सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, तो कम थायराइड डायूरेटिक वहां अपने साइट तक पहुंच सकेगा और उसकी एक्शन कम हो जाएगी। चाहे वो NSAIDs हो चाहे एंटीबायोटिक्स हो जैसे पेनिसिलिन, तो इनके मामले में थायराइड की या लूप डायूरेटिक्स की एक्शन कम होने का खतरा होता है। अच्छा, थायराइड्स में एक और चीज होती है, यूरिक एसिड इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द सेम प्लेस। तो जब आप थायराइड्स देते हो तो होता यह है कि यूरिक एसिड का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है इस कंपटीशन की वजह से। यूरिक एसिड को कम बाइंडिंग साइट्स मिलेंगे ना, कम ट्रांसपोर्टर्स मिलेंगे, तो यूरिक एसिड सिक्रीशन कम होगा। इसका मतलब यूरिक एसिड का प्लाज्मा में लेवल बढ़ेगा। सो हाइपरयूरिसेमिया इज गोइंग टू बी अ साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। और आपको पता है हाइपरयूरिसेमिया इज एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस लाइक गाउट एक्सेट्रा। तो ये सब खतरा थायराइड्स के साथ होने के चांसेस है। So this is their mechanism of action. They inhibit sodium chloride reabsorption from the DCT, and जैसा कि अभी मैंने mention किया कि secreted into the PCT by those organic acid secretory systems, और these thiazides they compete with uric acid, तो resulting in hyperuricemia. आगे देखते हैं कि compared to loop diuretics थायराइड्स की क्या और विशेषता है, क्या डिफरेंट है। देखिए, ये तो हमने देख लिया कि दोनों सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन रोकते हैं। लूप डायूरेटिक्स की कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि वो लूप ऑफ हेनले में एक्ट करते हैं, जिसकी सोडियम क्लोराइड की रीएब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी एफिकेसी भी ज्यादा है लूप डायूरेटिक्स की। थायराइड्स की कंपैरेटिवली कम है क्योंकि यहाँ पे कम नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स है डीसीटी में। लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट जो नोट करना होगा आपको, वो ये है कि थायराइड्स एनहांस द कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन। आई रिपीट, थायराइड डायूरेटिक्स दे एनहांस द कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन। क्यों रिपीट किया मैंने? क्योंकि लूप डायूरेटिक्स दे डिक्रीज द कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन, है ना, वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डिसिपेट कर देते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीएब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। तो वो डिक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं। देखो कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है। ये थायराइड्स आ गए, ट्यूबुलर फ्लूइड्स के फ्लो के जरिए आ गए और एनसीसी को बाइंड किया इन द अपाइकल मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड का मूवमेंट कम हो जाएगा। पर्टिकुलरली फोकस ऑन सोडियम। सोडियम की मूवमेंट इनटू द सेल कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल विल डिक्रीज, है ना, सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा।
इसकी वजह से क्या होगा, ये जो NCX है ना, जो इस तरफ से सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है इनटू द सेल, अब उसकी एक्शन एनहांस होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो NCX है ये क्या करता था, सोडियम को ब्लड में से यहां ट्रांसपोर्ट करता था इनटू द सेल, और ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन था ट्रांसपोर्ट। तो अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे सेल के अंदर कम हो गया तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड विल गेट एनहांस्ड। कैसे? NCX, उसकी एक्टिविटी विल एनहांस, और अगर उसकी एक्टिविटी एनहांस होती है तो उसका फॉल आउट क्या है, कैल्शियम सेल के अंदर से बाहर जाने की प्रक्रिया भी और ज्यादा तेजी से होगी और एनहांस होगी। कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन इज एनहांस्ड बाय द थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन लूप डायूरेटिक्स एंड थायाजाइड्स। डिक्रीज सोडियम इनसाइड द सेल, so enhance activity of NCX and therefore increase calcium removal from the cell, calcium reabsorption will increase। और ये चीज यूजफुल है in the treatment of renal stones which are caused by hypercalciuria। कई सारी कंडीशंस में हाइपरकैल्सियूरिया होता है, इंक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, और क्योंकि कैल्शियम ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो रीनल स्टोन्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऐसे कंडीशंस में आप थायाजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हो, क्योंकि ये रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कम कर देता है और कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन किडनी में से बढ़ा देता है। तो ऐसी कंडीशंस में ये यूजफुल होगा। तो ये थे कुछ फीचर्स रिलेटेड टू द थायाजाइड डायूरेटिक्स, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ देयर एक्शन। अब फाइनली कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि इंडिकेशंस। थायाजाइड डायूरेटिक्स लाइक अदर डायूरेटिक्स दे डिक्रीज द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, बाय इंक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो ये किन कंडीशंस में यूजफुल होंगे, जिन कंडीशंस में प्लाज्मा वॉल्यूम कम करने से हेल्प मिलने वाला है, ऐसी कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, नेफ्रोलिथियासिस। अभी अभी हमने मेंशन किया कि नेफ्रोलिथियासिस बिकॉज ऑफ इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन अगर है तो थायाजाइड्स काम आ सकते हैं, क्योंकि वो उस कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करते हैं, कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो आपको हाईलाइट करना होगा वो है थायाजाइड्स कैन बी गिवन इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। धक्का लगा ना, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एडीएच का लैक होता है या एडीएच की एक्शन हो नहीं पाती किडनी में। तो एडीएच की एक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, डायूरेसिस। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायूरेसिस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और हम कह रहे हैं इस कंडीशन में हम देंगे डायूरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक, तो वो और यूरिन आउटपुट बढ़ा नहीं देगा, नहीं देगा। दिस इज apparently a very paradoxical use of thiazide diuretics, कि डायूरेसिस वाली कंडीशन में आप डायूरेटिक दे रहे हो और वो यूजफुल हो रहा है। देखते हैं कैसे। देखो, बेसिकली एट द सेंटर ऑफ दिस एक्शन इज द फैक्ट कि थायाजाइड डायूरेटिक्स दे डिक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम को वो कम करते हैं। ये मेन स्टे ऑफ देयर एक्शन है। अब सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ तो रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी तो कम होगा, और रीनल ब्लड फ्लो और प्लाज्मा फ्लो अगर कम हो गया तो जीएफआर भी कम होगा। पॉइंट नंबर 1। अब एक तरफ जीएफआर कम हुआ है और प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम है, तो होता यह है कि पीसीटी से सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन की टेंडेंसी अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है। इसे कई बुक्स में थर्ड फैक्टर इफेक्ट भी कहा गया है, कि अगर सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम कम है तो पीसीटी अपने आप अपना सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा लेती है, और वाटर का भी। तो इमेजिन कि थायाजाइड्स ने अपना सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम कम कर दिया उसके एक्शन से,
और उस वजह से सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन टेंडेंसी फ्रॉम पीसीटी हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सोडियम क्लोराइड एंड वाटर डिलीवरी टू द डिस्टल नेफ्रॉन, मतलब लेट्स से लूप ऑफ हेनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे सोडियम क्लोराइड और वाटर की डिलीवरी कम ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी पीसीटी से ही ज्यादातर रीएब्सॉर्ब हो गया। अब वाटर की वहां डिलीवरी ही कम हो गई, सोडियम क्लोराइड और वाटर की डिलीवरी अगर वहां पे कम हो गई, तो इसका मतलब यह है कि यूरिन आउटपुट की टेंडेंसी भी कम होगी। तो डायबिटीज इंसिपिडस में मैक्सिमम जो हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होने वाली है, उसकी वो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है ना, वो ही कम होता जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट इटसेल्फ इज लोअर्ड। कितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है हाइपोटोनिक यूरिन का, वो जो एक मैक्सिमम लेवल है ना, वो मैक्सिमम लेवल ही कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट की टेंडेंसी कम कर रहा है ये अपना थायाजाइड डायूरेटिक बाय इट्स एक्शन, ओके, इन द कंडीशंस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल सा लगने वाला इफेक्ट है, लेकिन है जरूर, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है देख लेना। क्योंकि देखिए, जैसे ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस होता है, लिथियम आपको पता है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस डिसऑर्डर्स में लिथियम देते हैं, तो ये भी लिथियम भी डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप थायाजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं, और उससे यूरिन आउटपुट जो हाइपोटोनिक यूरिन बनने वाली है बहुत सारी, वो उतनी बहुत सारी नहीं बनेगी, वो टेंडेंसी ही रिड्यूस हो जाएगी, जैसा हमने अभी देखा। फाइनली टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये हमने लूप डायूरेटिक्स में डिस्कस किया है ऑलरेडी, कि एक तो हाइपोकैलेमिया होता है क्योंकि सोडियम ज़्यादा और ज़्यादा डिलीवर हो रहा है टू द कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन का लोड बढ़ रहा है, उसकी वजह से पोटेशियम का सिक्रीशन भी बढ़ रहा है उतना, और पोटेशियम लॉस हो रहा है इनटू द यूरिन, तो हाइपोकैलेमिया। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हमने ये भी देखा कि प्रिंसिपल सेल के आगे इंटरकैलेटेड सेल है, लूप डायूरेटिक्स को एक बार आप रिफर कर लेना उस वीडियो को। इंटरकैलेटेड सेल रीएब्सॉर्ब कर रही है पोटेशियम को और सिक्रीट कर रही है H+ को, तो अगर प्रिंसिपल सेल उसके जो पहले जो है वो उसका सोडियम रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा, तो फिर पोटेशियम सिक्रीशन भी बढ़ेगा, पोटेशियम सिक्रीशन बढ़ा तो इंटरकैलेटेड सेल ज्यादा पोटेशियम को रीएब्सॉर्ब करेगी और उतने H+ को सिक्रीट करके एक्सक्रीट करवा देगी। दैट मीन्स H+ विल बी लॉस्ट मोर एंड मोर इनटू द यूरिन, रिजल्टिंग इन द अल्कलोसिस। उसके अलावा हाइपरयूरिसेमिया, हमने देखा यूरिक एसिड और थायाजाइड दे कॉम्पीट फॉर द सेम ट्रांसपोर्टर इन द पीसीटी, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी देखा गया है। थायाजाइड्स जब देते हैं तो ये एक उनका थोड़ा सा अलग हटके साइड इफेक्ट है कि वो इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तो दे आर हाइपरग्लाइसेमिक एंड टू बी गिवन कॉशियसली इन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज। एंड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया, यस, ये क्या करते हैं? थायाजाइड्स इनिशियली दे विल कॉज लॉस ऑफ वाटर इनटू द यूरिन, इसकी वजह से एडीएच का सिक्रीशन बढ़ने लगता है, और एडीएच जाके क्या करेगा? वाटर का कॉन्जर्वेशन, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा। अब सोचो, एक तरफ सोडियम का लॉस हुआ है और वाटर लॉस हुआ है, उसके बाद ये वाटर गेन कर लिया, एडीएच ने बहुत सारा वाटर गेन कर लिया, तो सोडियम और वाटर, अब वाटर ज्यादा हो गया रिलेटिवली बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी एडीएच एक्शन, सो दिस विल रिजल्ट इन डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। यानी सोडियम तो ठीक है, चलो नॉर्मल के आसपास होगा, लेकिन वाटर ज्यादा बढ़ने से रिलेटिवली सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो, दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। तो ये एक भी साइड इफेक्ट इसका देखा गया है। और अब फाइनली लेट्स कंपेयर दीज टू। इनके कुछ फीचर्स कॉमन है, कुछ फीचर्स ऑपोजिट है। लूप डायूरेटिक्स दे डिक्रीज सोडियम क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन, दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ देयर डायूरेटिक एक्शन। थायाजाइड डायूरेटिक्स वो भी सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन ही कम करके डायूरेटिक एक्शन करते हैं। अब हम ये बार बार कह चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन कम किया, इसका मतलब ज्यादा सोडियम पहुंच गया डिस्टल नेफ्रॉन में, और फाइनली उसमें से कुछ एक लॉस भी होगा इनटू द यूरिन।
और वाटर भी लॉस होगा। ओके, एक्शन कहाँ होती है लूप डायूरेटिक्स की? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जहां पे 25% ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम क्लोराइड इज रीएब्सॉर्ब्ड। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 25%, ऑलमोस्ट 1/4 सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक करने की इसकी कैपेसिटी हो सकती है। और इसका मतलब उतना सारा सोडियम जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास और बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट भी होगा। इसलिए लूप डायूरेटिक है वो ज़्यादा एफिकेशियस है, हाई सीलिंग है। कंपैरेटिवली डीसीटी में ये एक्ट कर रहा है अपना थायाजाइड, तो वहाँ पे 5-10% ही रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, उतना ही ये मैक्सिमली ब्लॉक कर सकता है और इसलिए ये लो सीलिंग है। ट्रांसपोर्टर कौन सा ब्लॉक किया? लूप डायूरेटिक ने एनकेसीसी ट्रांसपोर्टर पे एक्ट किया, थायाजाइड ने एनसीसी ट्रांसपोर्टर पे एक्ट किया। और डिलीवरी कहाँ से होती है? दोनों की सेम डिलीवरी है, डिलीवर्ड फ्रॉम द ल्यूमिनल साइड, यानी पीसीटी में सिक्रीट होता है इनटू द ट्यूब्यूल और फिर वो ट्यूबुलर फ्लूइड्स के जरिए पहुंच जाता है। ये दोनों के लिए सेम है। हाँ, आखिरी पॉइंट बस जाते जाते आपको एक बार फिर से एम्फसाइज कर लूँ, लूप डायूरेटिक्स दे डिक्रीज द कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट which was generated by the action of NKCC, जबकि thiazide diuretics they increase the calcium reabsorption by increasing the activity of NCX। ये एक बहुत ही अहम डिफरेंशिएटिंग फीचर है और जिसके हमने यूजेस भी देखे। तो ऑल इन ऑल दिस वाज द thiazide diuretic and its comparison with the loop diuretic।